दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीके के क्वेश्चन। और इस स्टैटिक के वो क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले पेपरों में भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और ये रिपीट होते आए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिनके ऑप्शंस कुछ चेंज करके ना आपसे पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ना एक रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे, यानी कि ना जैसे कि अभी एक टॉपिक पढ़ लिया और उस मतलब एक क्वेश्चन किया, उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ना ये कुछ थोड़े ही क्वेश्चनों में आप ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है, चेयर ऑफ द बम्बू डांस परफॉर्म्ड यूजिंग द क्रोज्ड बम्बू स्टिक्स इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आंसर तो इसका हो जाएगा मिजोरम, इसमें टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बम्बू डांस जो होता है, जो बांस की लकड़ियां होती है ना, उसको ग्राउंड पर क्रॉस शेप में रखा जाता है। दो लोग ना उसको स्टिक को ना रिदम से बजाते हैं। ठीक है, और बाकी के डांसर्स उसके ऊपर नाचते हैं। ठीक है, ये मतलब मिजोरम का ना बहुत फेमस डांस है। तो इसका आंसर आपका चेराव हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं मेघालय के कुछ डांस। मेघालय के इंपॉर्टेंट डांस हैं आपका, जैसे कि हो गया वंगाला। ठीक है, आपका हो जाएगा सदसुक, सदसुक डांस। ठीक है, एक आपका हो जाएगा नोंगक्रेम डांस। किसके हैं ये? मेघालय के डांस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज और याद रखना आप, जो वंगाला डांस है, ये दो ट्राइब फेमस है मेघालय में, गारो और खासी। ठीक है, हिल भी है ना, गारो खासी जैंतिया। तो ऐसी दो ट्राइब आपकी फेमस है, गारो और खासी। गारो करती है वंगाला डांस, ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और आपकी जो ये खासी करती है शतसुख डांस, याद रखिएगा, रट लीजिए इसको, आ सकता है। इसके बाद जैसे ही आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फेमस डांस देख लेते हैं। छम है, कौन सा छम है? बर्डो छम। रट लीजिए इन चीजों को, कैसे भी रटिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है ना एजिलमाऊ डांस, तो अगर आपको कुछ के भी डांस याद है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद लायन डांस इनका बहुत फेमस है, लायन डांस। ठीक है जी, एक पोनुंग डांस और होता है, पोनुंग। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के सारे डांस कवर हो गए। अब इसके बाद देख लेते हैं सिक्किम के। सिक्किम के डांस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक तो याक डांस होता है। ठीक है, एक आपका सिंगी छम डांस भी होता है, सिंगी छम। सिंगी छम डांस, इसे स्नो लायन डांस भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वाला आपका लायन एंड पिकॉक डांस है, और ये आपका स्नो लायन डांस है। क्लियर होगी बात। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इनके कर लिए, और इनको ना आपने रट लेना है कैसे भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले पेपरों के लिए भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द की फैक्टर असेस्ड इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025? अच्छा ना, ये ना ग्लोबल फायर पावर स्ट्रेंथ रैंकिंग ना आपसे वैसे पूछ ली जाती है कि भाई इंडिया की क्या है या बाकी देशों की क्या है, टॉप पे कौन है। तो आपने एक चीज तो याद रखनी है, क्या? यूएसए, रशिया, चाइना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये ना पिछले साल के भी पूछ लेते हैं, अगर जैसे 26 का पेपर है तो 25 के पूछने के ज्यादा चांसेस है, उस करंट ईयर के कम पूछते हैं। तो 1, 2 और 3 ये पोजीशन तो इन्होंने 2025 में भी इन्हीं की पास थी, और 2026 में भी। इंडिया की रैंक भी 2025 में फोर्थ थी, और 2026 में भी। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें होता क्या है? अभी ये क्वेश्चन जो 25 में पूछा गया था, वो क्या पूछा? ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ में कौन से की फैक्टर्स असेस होते हैं? तो लगभग 60 के करीब पैरामीटर्स है जिस पे ये रैंकिंग दी जाती है, मेजर किए जाते हैं। जिसमें आपका हो जाता है डिफेंस बजट, ठीक है, सोल्जर स्ट्रेंथ, एयरक्राफ्ट कितने हैं, टैंक कितने हैं, लॉजिस्टिक कितनी है, नेवी कितनी है, नेवी की स्ट्रेंथ कितनी है, मिसाइल्स कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें इसमें एनालिसिस होके उसके बाद ये रैंकिंग निकलती है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो नहीं सकता, कल्चरल इन्फ्लुएंस कोई मतलब ही नहीं है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग नहीं, डिफेंस बजट इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो क्लियर होगी बात। तो इसमें हम
करीब करीब 60 पैरामीटर्स एनालिसिस करते तब जाके ये रैंकिंग निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज नाउ प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाखों बार आपसे पूछा जा चुका है पेपर में, तो इसी से देखिए और मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एजुकेशन किस लिस्ट में थी और किस लिस्ट में चली गई। तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो आपने जो रट के रखनी है, कब डेट क्या थी इसकी 1976। दूसरा नाम क्या था इसका, आपका था क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बोलते, ये याद रखनी, ये चीजें तो याद बेसिक है आपकी। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थे, कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे 42nd में, आपके सोशलिस्ट, सेकुलर, एसएसआई और तीसरा आई से इंटीग्रिटी। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और फिर जुडिशियल लिस्ट। अच्छा, जुडिशियल लिस्ट जैसी तो कोई लिस्ट होती नहीं, इसको तो कैंसिल आउट होगी आपकी, ये 3 लिस्ट बची। इसके बाद आपकी कंकरेंट लिस्ट किस में, शेड्यूल 7 में। ठीक है, ली किससे थी, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन देखते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ना 5 सब्जेक्ट को आपका स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर करके कंकरेंट लिस्ट में डाला था। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बर्ड्स एंड एनिमल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ठीक है, उसमें बर्ड्स एंड एनिमल आ गए, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, और आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ना, इसमें आपका एक चीज ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, बाकी का था। तो ये 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आए थे। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि अब इस पे ना स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकती थी, स्टेट एंड सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चेंज होके इसके अलग अलग रूप आपको आगे आने वाले पेपरों में मिल सकते हैं। तो आई थिंक हमने इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। क्या क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, कब क्या हुआ था और क्या हुआ था, 5 सब्जेक्ट कौन से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए, शेड्यूल 7 में था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द एलिफेंटा केव्स फ्रॉम अदर रॉक कट साइट्स ऑफ अर्ली इंडिया। इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, दे आर प्राइमरी बुद्धिस्ट केव विथ लार्ज स्तूपास। ठीक है, द केव्स फोकस ऑन शेवाइट थीम्स एंड फीचर्स स्कल्पचर्स डेप्थ थ्रू लाइट एंड शैडो। दे कंटेन मिक्स ऑफ जैन मेसोनाइट एंड डिपिक्शन द मौर्यंस पीरियड मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें ये देखना है। पहली चीज तो हम एलिफेंटा केव्स देख लेते हैं क्या है कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र, याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन सा आइलैंड है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, घरापुरी आइलैंड है ये, घरापुरी आइलैंड, जहां पे एलिफेंटा केव है। अच्छा, एलिफेंटा टर्म ये यूज किसने की थी पहले, इंट्रोड्यूस किसने की, पोर्तुगीज ने, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, एलिफेंटा शेप की केव मिली थी, दिखी थी उनको, तो इन्होंने वो टर्म यूज करते थे एलिफेंटा केव्स। कौन, पोर्तुगीज सबसे पहले। अच्छा, इसमें ना मेन जो डाइटी थे अपने वो थे शिव जी। अब शिव जी के ना कौन कौन से रूप मिलते हैं ना, वो हमें देखने हैं। एक तो त्रिमूर्ति वाला, या फिर आपका एक मिलता है गंगाधर, मतलब गंगा को धारण करने वाला, है ना, गंगाधर हो गया, त्रिमूर्ति हो गया, और एक उसको क्या कहते थे, अर्ध नारेश्वर। ये रूप भी आपको इसमें मिलता है। अच्छा, इन्होंने टेक्निक कौन कौन सी यूज करी थी, ये इसमें लिखा हुआ देखिए, इन्होंने टेक्निक यूज की हुई है इसमें, लाइट शेडो एंड कॉन्ट्रास्ट। ये टेक्निक से बनाई हुई थी, जो भी स्कल्पचर्स थे ना, जो भी चीजें उधर डिजाइन था, लाइट शेडो एंड कॉन्ट्रास्ट।
ठीक है। अब इसके अलावा आपने जो इसमें ध्यान रखना है वो क्या क्या है। अच्छा, बुद्धिस्ट केव इन्होंने पूछा हुआ है। बुद्धिस्ट केव अपनी कौन सी है? अजंता की केव्स अपनी बुद्धिस्ट केव है, ठीक है, मेनली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आपका सी ऑप्शन है, द मिक्स ऑफ जैन वैशोनाइट डिपिक्शन। जैन वैशोनाइट डिपिक्शन आपको किस में मिलेगा? एलोरा की केव्स में मिलेगा, ठीक है। ये इसके लिए एलोरा की केव्स है आपकी। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो इसको आप एक बार सेव कर लेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और उसके बाद है आपका बोरियन से रिलेटेड आपकी जो केव है ना, वो कहाँ मिलेगी आपको? बराबर में। बराबर कहाँ है ये आपका? बिहार में, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बराबर कहाँ है? बराबर केव्स आपको कहाँ मिलेगी? बिहार में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल्दो एलोरा और अजंता आपकी इंपॉर्टेंट है। अजंता रिलेटेड टू बुद्धिज्म और आपकी जो है एलोरा रिलेटेड टू जैन एंड वैशोनाइट डिपिक्शंस। इसमें जैन वैशोनाइट हिंदू आप कह सकते हैं, ठीक है। तीनों का मिक्सचर एलोरा में आपको मिल जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द गोंचा फेस्टिवल ऑफ बस्तर, ठीक है। इसमें क्या है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम कि इसमें तीन एक तो स्टेटमेंट दिए, कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ऐसे करके पूछा जाता है। यूपीएससी के तर्ज पे या पीसीएस के तर्ज पे ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि क्या है। जो गोंचा फेस्टिवल है ना, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से है। ये डिस्ट्रिक्ट आपकी याद रखना, ये आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें आपका क्या है ना, एक चीज याद रखना कि इसमें जो जगन्नाथ यात्रा होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे 22 मूर्तियों की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है वो 22 मूर्तियों की निकलती है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, वैसे जगन्नाथ यात्रा में किन किन के आइडल्स होते हैं? लॉर्ड जगन्नाथ, फिर लॉर्ड बलभद्रा, बलभद्रा, और देवी कौन? देवी सुभद्रा। ये चीज भी पूछी जा सकती है, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसमें ना क्या होता है कि इस वाले फेस्टिवल में, गोंचा फेस्टिवल में क्या होता है, तुपकी नाम की एक नकली बंबू से बनी हुई गन होती है, जिसमें गोंचा नाम का फ्रूट डाल के ना आपस में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। एक वॉर लाइक सिचुएशन बना के, मतलब मोक वॉर कह सकते हो आप। नकली गन से लड़ते हैं एक दूसरे को, मतलब फल से मारते हैं। जिस तरीके से हम होली खेलते हैं ना, उसी तरीके से कुछ होता है। तो तुपकी नाम की गन यूज होती है, जो कि किससे बनी होती है? होलो बम्बू से, बांस की लकड़ी से। क्लियर होगी ये चीज। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन इन्होंने पूछा गया है, क्या है? चैरिट प्रोसेशन जो है ना, रथ यात्रा, वो स्टार्टेड बाय चालुक्य रूलर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। इसके बाद जो रथ यात्रा है ना, आपकी आषाढ़ महीने की द्वादशी को, द्वितीय को शुरू होती है और खत्म होती है आषाढ़ महीने की दशमी को। और जो इसमें लिखा हुआ है, रथ यात्रा बिगिंस एट आषाढ़ शुक्ल दशमी, इस टाइम पे तो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, और शुरू होती है द्वितीय पे। तो आपको ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये दो आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें थर्ड आपका ऑप्शन गलत था, बाकी आपके ऑप्शन ठीक थे। क्या टर्म यूज हुई थी? तुपकी। एक ये बांस की बनी हुई नकली गन होती है, जिसके अंदर गोंचा नाम का फ्रूट डाला जाता है। और ये छत्तीसगढ़ वाली रथ यात्रा है, इसमें रथ यात्रा में तो देखिए इन तीनों भगवानों की दो जो रथ को सजा के इनकी यात्रा निकाली जाती है। इसमें बस एक याद रखना, 22 आइडियल्स यूज होते हैं, 22 मूर्तियां सिर्फ इसी वाली रथ यात्रा में, गोंचा नाम जो छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है, बस्तर में, और कहीं यूज नहीं होती। ये चीज इसको एक यूनिक बनाती है बाकी सबसे। क्लियर होगी चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटिक म्यूजिक वाला। कर्नाटिक म्यूजिक में अ लघु विथ 5 बीट्स इज नोन एज ए जाति। तो जाति और लघु, देखिए ये टर्म्स ना आपको पेपर तक याद तो रहने वाली नहीं है। फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, वे बहुत ही ज्यादा एब्रप्टली पूछ लेते हैं।
तो ना आपको बस ये ना जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप डीप में पढ़ेंगे तभी आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो ना इसमें जैसे कि अब आपसे पूछा गया है लघु और जाति। लघु क्या होता है ना, एक तरीके से जैसे ताल होती है, ताल। ठीक है, जो ये ताल होती है, ताल यानी कि इसमें आपका हो गया रिदम। रिदम जो होते हैं ना गानों में, या जो भी आप कोई भी यंत्र बजाते हैं उसमें जो रिदम आती है ना, उसको हम ताल बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसी के ये पार्ट्स हैं इसमें ना, लघु और जाति। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये ना जैसे ताली बजाते हैं, ताली के बाद फिर उंगली से बजाते हैं, तो उसी तरीके को इन्होंने जाति में बांटा हुआ है। क्या पहले ताली बजाएंगे, ताली के बाद उंगलियों से बजाएंगे। ठीक है, अगर फिर उसमें भी उनके तरीके होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। अगर ताली बजाने के बाद आप 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो वो तीसरा हो जाएगा। ताली बजाने के बाद आप अगर 4 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो चतुर्सा हो जाएगा। और ताली बजाने के बाद अगर आप 5 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो वो आपका हो जाएगा खंडा। ठीक है, और फिर ताली बजाने के बाद अगर आप 7 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो वो मिश्रा हो जाएगा। और अगर आप ताली बजाने के बाद 9 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो वो संकीर्णा हो जाएगा। ये टर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे, आपका जो आंसर था किसमें 5 बीट्स पूछा गया, तो ये बीट्स ना आपकी उंगलियों से बजाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर खंडा हो जाएगा, खंडा जाति। क्लियर होगी बात। अगला देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जूडो से रिलेटेड आया था। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत ही मतलब रेयरली अगर सही होगा। वैसे अगर आप इनके ऑप्शंस देखेंगे ना, एलिमिनेशन या किसी तरीके से आप एक आइडिया, एक तुक्का मार सकते हैं, 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिस्क लेके आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्या है, जूडो से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देख लेते हैं एक बार। जूडो वॉज इंट्रोड्यूस इन 1882 बाय शिगोरो कानो इन जापान। डॉक्टर थे ये शिगोरो कानो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो शिगोरो कानो ने ये इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, जूडो है क्या, ये जापानीज मार्शल आर्ट है। जापान का मार्शल आर्ट को हम क्या बोलेंगे, जूडो बोलेंगे। ठीक है, इसमें ना जो आपकी जो टर्म्स यूज होती हैं वो देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, भाई गोल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो वो पूछें तो उसमें अगर हम देखें तो ये आ सकता है आपका थ्रोइंग। थ्रोइंग टर्म यूज होती है। ग्रैपलिंग एक टर्म है, भाई ग्रैपलिंग टर्म किससे संबंध है, किस खेल से संबंध रखती है, बैलेंस। ठीक है, इस तर्ज पे इनको पॉइंट भी मिलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड आपका अगर देखें तो इंडिया फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1970। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक है, कल्पना देवी वोन गोल्ड मेडल इन 2010 वर्ल्ड कप। ये स्टेटमेंट देखिए, जूडो से शायद इंडिया में फेमस स्पोर्ट्स रहा नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई इंडिया में इसका इतना ज्यादा वो नहीं था। तो गोल्ड मेडल कल्पना देवी ने 1970 में जीता हो नहीं, मुश्किल चांस है। ठीक है, और उसके बाद जैसे देखिए, और जूडो बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1965। ये चीज भी नहीं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा, 1964 में टोक्यो ओलंपिक में आया था। ठीक है, क्योंकि भाई टोक्यो होस्ट कंट्री जापान रहा होगा, तो जापान अपना स्पोर्ट्स तो लाएगा ही। और फिर 1992 में वुमेन जूडो आया था। ये चीजें ना आप एक जगह इकट्ठी करके ना, मतलब रिवीजन के लिए आपके लिए काम रहे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी टर्म्स और आपकी क्या टर्म्स और यूज हो सकती है। होल्ड एक टर्म होती है, टेक्निक होती है इसमें, एक होल्ड टेक्निक है, और एक आपकी जॉइंट लॉक टेक्निक है। ठीक है, जैसे आपकी रेसलिंग में धोबी पछाड़ और ये सब होती है ना, वैसे ही इनमें टर्म्स ये यूज होती है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे देखते हैं। मार्शल आर्ट से जापान का ये सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द संतोष ट्रॉफी। अब ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, 2022-23 की ट्रॉफी, जो कि 4 मार्च 2023 की थी। अब इस क्वेश्चन को कोई कैसे ही सोल्व कर सकता है बस, पर इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि ना, ये फर्स्ट टाइम बाहर हुई थी। इससे पहले हमेशा इंडिया में होती आई थी, फर्स्ट टाइम बाहर हुई थी, और रियाद में इसका फाइनल हुआ था, कर्नाटका जीता था। ठीक है, बहुत 54 साल बाद फर्स्ट मतलब कर्नाटका जीता था इस ट्रॉफी को। अच्छा, किस स्पोर्ट से रिलेटेड ट्रॉफी है ये आपकी, फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी और है आपकी, दुरंत कप, इसको याद रखिएगा। दुरंत कप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ये एशिया का है। अच्छा, एक 135th एडिशन खेला जा रहा है अभी रिसेंटली,
अगस्त में इसका फाइनल होगा। कहाँ खेला जा रहा है? कोलकाता में। ये तुरंत कब के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि रिसेंट में न्यूज में यही चल रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि एक बार संतोष ट्रॉफी पूछ लिया तो तुरंत कब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो याद मत रखिएगा आप, बस इससे रिलेटेड ये वाली इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, पहली चीज। और उससे रिलेटेड एक कप हमने और देख लिया। इसके अलावा आपके और क्या टर्म्स बन जाते हैं? ठीक है, अच्छा तुरंत इसके बारे में, संतोष ट्रॉफी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। फाउंड किया गया था 1941 में। नहीं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका ऑर्गेनाइजर रहता है। अच्छा, फाउंड फाउंड किसके द्वारा किया गया था, मतलब नेम्ड आफ्टर किसके द्वारा किया था? एम.एन. रॉय चौधरी। एम.एन. रॉय चौधरी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय चौधरी। और AIFF इसका ऑर्गेनाइजर रहता है। 1941 में स्टार्ट किया गया था, इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कैप्चर बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ लैंडस्केप ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ एन इंडिया ड्रॉट। अब ये ना बहुत पहले एक बुक लॉन्च हुई थी, और मतलब इतनी फेमस बुक भी नहीं थी, फिर भी इसके रिलेटेड पूछ लिया गया। क्या इसका आंसर है स्टडी ऑफ ड्रॉट ऑफ ह्यूमंस एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब इतनी फेमस बुक नहीं थी, फिर भी हमें मतलब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये रिलेटेड थी, जैसे अगर आप देखें, लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट। अब अगर ड्रॉट से रिलेटेड बुक का ही टाइटल है, तो वो किसके, इसकी स्टोरी किस पे होगी? अ स्टडी ऑन ड्रॉट्स, अ फिक्शनल स्टोरी अबाउट ड्रॉट हिट फैमिली, हिस्ट्री ऑफ मॉनसून पैटर्न, ये हो नहीं सकता। कॉलोनियल एरा पॉलिसी एनालिसिस ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों की चांसेस ज्यादा हो सकती है, इनकेस अगर आपको इसके बारे में कुछ अता पता ही ना हो, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया लगा के इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब उसमें वो ये किसने ए लगाई किसने बी लगाई, क्योंकि देखिए आपको नहीं याद रहने वाली ये चीजें। और इसमें ना क्या दिक्कत, एक ये इनके जो इसकी राइटर थी वो क्या थी, कविता अय्यर। अब अरुणधति रॉय हो या फिर और कोई होते थे जो फेमस राइटर होते हैं, उनकी तो हमें बुक याद भी रहती है। ये आउट ऑफ नोवेयर बुक पूछी गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब इस चीज को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाई लेवल का थोड़ा सा कंसेप्ट है आपका ये ज्योग्राफी का। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या, हैंगिंग वैली आर ऑफन फाउंड ओपनिंग इनटू द मेन ग्लेशियल वैलीज एट हायर एलिवेशन। ठीक है, spurs of such hanging valleys are frequent and truncated into triangular facets। क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं होता क्या है। देखिए क्या होता है कि ना, इस पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली आपकी वैलीज ऐसी दिखती हैं, ये आपकी नॉर्मल वैलीज है, ये आपको दिख रही है, वी शेप होती है इनकी। पर जब इसमें बर्फ जमा हो जाती है ना, इधर पूरे में बर्फ जमा हो जाएगी, तो इसके बाद जब ये बर्फ पिघल कर निकलती है ना, तो ये साथ में क्या होता है, ये लैंडफॉर्म्स को भी ले जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ग्लेशिएटिंग पीरियड जब ओवर हो जाता है, उसके बाद ये वैली ऐसी बन जाती है, वी शेप से कैसी शेप बन जाती है, यू शेप बन जाती है। और यही चीजें, ये देखिए, अब जैसे क्या है, ये आपके इंटरलॉक्ड थे, अब ये ऐसे एकदम स्टीप बन जाएंगे, क्योंकि ये कुछ टुकड़ा भी वो ग्लेशियर के साथ चला गया, तो अब देखिए ऐसे स्टीप बन गए। तो यही है ट्रंकेटेड स्पर्स, आपको समझ में आएगा। ये जो आप शेप देखेंगे ना, ये आपके ट्रंकेटेड स्पर हो गए, और ये यू शेप बना दिया वैली ने। ठीक है, स्टीप वैली हो गई। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे पूछी गई है, क्या, हैंगिंग वैली आर ऑफन फाउंड ओपनिंग इनटू अ मेन ग्लेशियल वैलीज एट ए हायर एलिवेशन। तो ये देखिए यहां से इस तरीके से, ये यहां से नहीं, जो ये हिस्सा जाके यहाँ पे बन जाएगा आपका हैंगिंग वैली। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये हैंगिंग वैली। तो यही चीज इसमें पूछी गई थी। तो इसमें आपका स्पर आपको समझ में आ गया होगा, और ये हैंगिंग वैली वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने भाई देखिए 10 क्वेश्चन किए, और 10 क्वेश्चन को डीपली
थोरोली हमने पढ़ने की कोशिश की और इससे जो जो क्वेश्चन हमारे बन सकते थे हमने वो कवर किए। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, आपके आने वाले पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसी पैटर्न पे आपके आगे आने वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहना, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डीपली पढ़ेंगे ना, तो आप आगे के क्वेश्चन ना टैकल कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।